अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पर डट गई है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क़यादत को आगाह किया है कि अगर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनता और बानी समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई नहीं होती तो फिर मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से पैगाम दिया है कि मेरी नामजद करदा मुज़ाकराती टीम से मुलाकात कराई जाए ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। पीटीआई रहनुमा असद कैसर जो मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए 3 शराइत पहले ही बता चुके हैं, वो अब मज़ीद 2 मुतालबात कर रहे हैं। असद कैसर के मुताबिक हमारी मुज़ाकराती कमेटी बाइख्तियार रहे मगर फैसले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही करने हैं। इसलिए मुज़ाकरात में पहला मुतालबा ये है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराई जाए और सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा का बुनियादी हक है, इसलिए मखसूस सीट्स और सेनेट इलेक्शन हमारा दूसरा मुतालबा है। यानी हुकूमत जितनी भी कोशिश करती रहे कि पीटीआई मशरूत मुज़ाकरात ना करे, पीटीआई इससे भी ज़्यादा मशरूत मुज़ाकरात चाहती है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल भी अभी तक वापस नहीं ली क्योंकि वो मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी को देखना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा तो चाहती है मगर बानी की रिहाई और तहरीक इंसाफ को खुली छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून सबसे पहले पीटीआई से अपनी हुकूमती मैंडेट को तस्लीम करवाना चाहेगी और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज और अनरेस्ट की सियासत से रोकने का बंदोबस्त भी किया जाएगा। हुकूमत हर फोरम पर यह वाजे कर रही है कि बानी की रिहाई आसान नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं और कानून अपना इख्तियार जो है वो रखता है। जबकि माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये बयान कई बार दे चुके हैं कि जब तक मुमकिन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जेल में रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अब भी नून लीग की इम्कान कोशिश यही होगी कि कुछ भी हो, इमरान खान यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके दौरे हुकूमत में जेल से बाहर ना आए। शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया है कि अगर अमेरिका इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेगा तो फिर हम आफिया सिद्दीकी की रिहाई का कहेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए पीटीआई क़यादत ने डोनाल्ड ट्रंप से भी जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता कर रखी हैं, मगर जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाई गई पाबंदियों को हुकूमत ने मुसरत किया उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अमरीकी प्रेशर को किस कदर संजीदा लेगी। मगर इस सारे मामले में अहम बात यह है कि मुज़ाकरात सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी और सियासी इस्तेहकाम मईशत के लिए इम्पॉर्टेंट है और मुआशी मजबूती मुल्की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। अब सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं तो फिर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात के लिए कितने संजीदा हैं, इस पर दावत दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भट्टर साहब मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। आपने ये खबर देखी होगी कि जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भी हल्फ उठाना है, उनके जो नामजद एलची हैं रिचर्ड ग्रैनल, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो एक खातून एंकर को बता रहे हैं कि किस तरीके से मिस हैंडल किया गया है। डायरेक्ट मिसाइल्स के ऊपर पाबंदियों की बात जो है वो अमेरिका को पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए थी और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान पे डोनाल्ड ट्रंप वाले केसेस हैं तो उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये क्या मुमकिन है पाकिस्तान के लिए कि वो इमरान खान को अमेरिका के कहने पर जाने देंगे यूं ही? बाज़ मामलात हर मुल्क के ऐसे होते हैं कि जो खालिसतन उनके इंटरनल मामलात होते हैं और उनके ऊपर किसी भी दूसरे मुल्क की रायज़नी जो है उसे अंदरूनी मामलात में मुदाखला तस्वर किया जाता है। ये इमरान खान साहब पाकिस्तान में तो पहले लीडर नहीं है जो पाबंद सलासल हैं। इससे पहले शायद ही कोई ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म गुजरे हों जो जिन्होंने जेल की यात्रा न की हो, और ऐसे ऐसे वज़ीर आज़म भी रहे हैं कि जिन्हें झूठे मुकदमे में एक गलत अदालती फैसले के जरिए फांसी की सजा सुना दी गई और उस फांसी भी अमल दरामद होने के 50 साल बाद कहा गया कि ये फैसला गलत था। तो ये सारे मामलात सबको पता है जो मैंने आपको सिर्फ 2 जुमलों में बता दिए हैं। इसमें सही केसेस क्या थे, गलत केसेस, पूरी हमारी तारीख एक भरी हुई है। लेकिन पिछले अर्से में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, एक मिनट मुकम्मल करने दें। आप ही का सवाल दे रहा हूँ लेकिन मुकम्मल करूंगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बात दोबारा पूछने की।
अब पिछले दौर में 2 दफा नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, शहबाज साहब साबिक वज़ीर आला थे, मरियम नवाज, सारे किसी मुल्क ने को मुदाखलत की, या अगर कोई उस वक्त को मुदाखलत करता तो इमरान खान उसको क्या जवाब देते? तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। आज भी मामला ये है कि शख्सियात बदलती रहती हैं, लेकिन रियासत और उसकी जो पॉलिसियां होती हैं वो परमानेंट होती हैं। ये पाकिस्तान की बतौर रियासत और स्टेट उसके इंटरनल मामलात में मुदाखलत है कि कोई भी बंदा जो है वो जेल में है नहीं है, उसके ऊपर कौन से मुकदमात है, क्या है। पाकिस्तान के अदालतों ने और पाकिस्तान के इदारों ने उन मुकदमात के हवाले से अपनी राय देनी है। जमानतें इमरान खान साहब को कई दफा मिल चुकी हैं, आइंदा भी मिल जाएंगी, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, कोई बिल्कुल एतराज नहीं है। लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वो इस पे अगर राय देनी करते हैं और कुछ लोग उसमें बगले में जाते हैं और खुश होते हैं, तो ये बात बायसे अफसोस है। और दूसरी बात यह कि वो लोग खुश हों कि जो कह के हम तो निकले अमेरिका की साजिश की वजह से, और वो कहते हैं हकीकी आज़ादी वो चाहते हैं अमेरिका से हैं, अमेरिका से हैं, अमेरिका के तसल्लुत से हैं, और वो लोग आज अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। तो ये बड़ी कंट्राडिक्टिव सी सूरत हाल है। लेकिन हमने ना इसमें कोई जज्बाती होना है, ना गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ना हमें कोई प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। इस तरह की बातें होती लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, हम इसे थोड़ा सा संजीदगी से अगर लें कि वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पहले भी ये बात कही थी, उन्होंने अब दोबारा ये बात दोहराई है, तो इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ कि अगर अमेरिका मुतालिबा करेगा इमरान खान की रिहाई का, तो फिर हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुतालिबा करेंगे। इसका मतलब है कि यूँ समझ लें कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी ये जहन बनाया हुआ है, आपने डील करनी है नहीं करनी है, लेकिन आपको इस चीज़ का खदशा है कि ये चीज़ आ सकती है इन द वे। देखिए, बात यह है कि हर जमात के सीनियर रहनुमा इस तरह की किसी भी सिचुएशन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोपोजल्स की बात कर रहे होते हैं। वो 100% प्राइम मिनिस्टर की जो चीफ एग्जीक्यूटिव की डायरेक्शन या डेडलाइन होती है, या उनकी कहने के जो उनकी 100% एक पॉलिसी होती है, वो उसके नजदीक तरीन बात कर रहे होते हैं ना। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि आज आपने प्रोग्राम में मेरे से क्या पूछना है। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो मैं जो कर रहा हूँ वो पार्टी पॉलिसी को नजर में रखते हुए, अपनी लीडरशिप की पॉलिसी को नजर में रखते हुए उसकी तरीन बात कर रहा हूँ। अब मेरे आप एक या दो अल्फाज को आप पकड़ लें और समझें कि ये मुस्लिम लीग की और गवर्नमेंट इससे एक इंच भी दाएं या बाएं नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, राना साहब की जो बात है वो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी एक ऑप्शन पे बात की है, बड़ी जायज बात की है कि अगर वो हमारे मैं एग्जैक्टली यही पूछ रही थी कि अगर उन्होंने इस ऑप्शन पे बात की है और उन्होंने ये बात पहली बार नहीं डॉक्टर साहब दूसरी बार भी दोहराई है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात एग्जिस्ट कर रही है कि अगर ऐसा कोई बात हुई इन फ्यूचर, हमसे ये मुतालबा किया गया, तो हम कहेंगे ठीक है फिर आफिया सिद्दीकी हमें दे दें, हम फिर आपको इमरान खान निकाल के बाहर दे देते। लेकिन मलिक अहमद बचर साहब भी चूंकि मौजूद हैं डॉक्टर साहब, तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। बचर साहब, मुझे ये बताएं कि एब्सोल्युटली नॉट कहा गया अमेरिका को, क्या कोई हम गुलाम हैं ये कहा गया, और आज एक एलची की बात जो उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अमेरिकी इंटरव्यू जो दिया है उन्होंने वो कही है, और उन्होंने कहा कि जी जो कुछ ट्रम्प के साथ हुआ है वो इमरान खान के साथ हो रहा है, उस पर आप लोग शादियाने बजा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। ये बहुत बड़ा तजाद नहीं है आपकी पॉलिसी में? देखिए, बात ये है कि मैं एक तो आपको ये बात बता दूं कि सबसे पहले हमें जो मुज़ाकराती कमेटी बन के दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके अलाइज की एक मुज़ाकराती कमेटी है, एक मुज़ाकराती कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये 8 फरवरी के बाद ये पहला मौका आ रहा है कि तमाम तर वाक़यात के बावजूद जो कुछ भी हुआ, पंजाब में जो कुछ हुआ आपके सामने है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरह मैंडेट छीने गए, जिस तरह हमारा जो हाल हुआ, एक एक बंदे में 20-20 पर्चे हुए, लेकिन उसके बावजूद जब ये डी चौक में आके हर चीज़ ख़त्म हुई, तो अब एक मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी है और इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस किस्म की बातों को देखें, अमेरिका को हमने नहीं कहा और ना ही उधर जाके को हमने उनसे मिन्नत की है। अच्छा, उनको ख्वाब एक अमेरिका इलेक्शन, एक मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी, इलेक्शन हुआ है जी अमेरिका में, और वहां के जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, जो असल में हकीकत है वो ये है कि उन्होंने बानी पीटीआई के बारे में उधर इलेक्शन में एक नैरेटिव बनाया। देखिए, हर जमात हर जगह पे
कोई ना कोई अपनी लॉबीज बनाती है, उन्होंने अपनी लॉबीज बनाई। नहीं, उन्होंने हमारी डोनाल्ड पार्टी ट्रंप को की क्या कह के वोट दिया कि आप इमरान खान को छुड़वाएंगे इसलिए हम आपको वोट दे रहे हैं, ये नैरेटिव दिया उन्होंने। लेकिन जी उधर नैरेटिव तो ये चला है ना, अच्छा उधर नैरेटिव छुड़ाने वाला नहीं सर, चला। मैं भी खान मैं भी अमेरिका में मौजूद थी इलेक्शन के दौरान, मैंने भी कुछ एक अदद स्टेट्स जो हैं वो कवर किए हैं अमेरिकी इलेक्शन के दौरान। मैंने भी वहाँ पाकिस्तानियों से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल बनता कि वो ये जो नैरेटिव आप मुझे बता रहे हैं, ये वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसको बेचा गया और फिर उसने आगे से ये बेचा है। लेकिन चले, मुझे पता आप इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे बच्चर साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं थोड़ी सी मजबूर हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब आप साथ ही रहिएगा, शैला साहब भी साथ हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं ये सवाल सामने रखूंगी क्योंकि एक नया एंगल जो है वो पेश किया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने प्रेशर डाला अमेरिका में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। काफ़ी देर से शैला साहिबा हमारे साथ मौजूद है लेकिन खामोश है। मैं डॉक्टर साहब पे जाने से पहले शैला साहिबा आपसे ये पूछ लेती हूँ, जो अभी हमें हमारे मौजूद मेहमान बता रहे थे कि प्रेशर बिल्ड किया गया है वहाँ के पाकिस्तानियों ने अमेरिका के सिस्टम पर और डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसी बात पे वोट मिला है। वाकई इसी बात पे वोट मिल गया? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि उसके पास क्या क्या ट्रंप कार्ड थे। उसने सबसे पहले ये कहा कि हमें जंगों से निकलना होगा, और जाहिर है कि इस वक्त मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, और वो लोग जो इंसानियत पे बिलीव रखते हैं मुसलमानों के अलावा, उन्होंने इस बात को पसंद किया। दूसरे ट्रंप का एक हमेशा नारा होता है कि सबसे पहले अमेरिका। अच्छा, तीसरा उसको कुछ पता था कि कुछ लोग हैं उनका भी मुझे वोट चाहिए, तो उसने इनसे भी एक वोट मांग दिया। लेकिन ट्रंप की अपनी तरजीहात हैं इस वक्त, उनके अपने मामलात हैं और हमारे अपने मामलात हैं, और हमें भी ये देखना है कि कौन सा ऐसा काम है जो हम नया कर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रंप या कोई दुनिया की और ताकतें इंटरफेयर करेंगी। हम जो है वो काम कर रहे हैं जिसको इमरान साहब की गवर्नमेंट में अब फजाइल क्योंकि आज आ गया लफ्ज़, तो बहुत ही तारीफों के साथ उसको इस्तेमाल किया गया और सजा वजा हुई, केसेस चले, तो वही कोर्ट्स है। रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टांस है और वो हमने बारहा उसका इजहार किया और हर दफा हम अकेले ही रह गए। तो अब सूरत हाल जो है, जो मुझे नजर आ रही है असल हमारी, कि हमारे डायलॉग, ठीक है, हमारे जो डायलॉग्स हैं, देखिए डायलॉग जो है ना वो आपके मुतालिबात पर होते हैं और दोनों फरीकैन चाहते हैं जो भी फरीकैन बैठे उसमें कि ज्यादा से ज्यादा लेके उठें। अब जबकि एक दफा मुतालिबात जो है उनके लिए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम 80% अपने अहदाफ हासिल कर चुके हैं, और फिर बानी पीटीआई ने उसमें, आपने पता ही होगा क्या किया, खत्म कर दिया। फिर इसी तरह 26वीं तरमीम पे आमिर डोगर ने कहा इन पे तो हमें कोई एतराज नहीं है, ये बैठे रहे। मौलाना को भी जो है बहुत अच्छा कर दिया, फिर एक दिन पहले इनको जेल भेजा गया, वहां से फिर जो है गड़बड़ हो गई। अब भी जो है अगर आप देखें तो मुतालिबात की बुनियाद पर डायलॉग होते, शराइत पर नहीं होते। शराइत अगर आएंगी तो फिर तो बैठा ही नहीं जा सकेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये टाइम बाय पॉलिसीज है, क्योंकि ये नहीं कि ये इसलिए टाइम बाय कर रहे हैं कि कोई इनके लिए अमेरिका से या इधर से बोलेगा, नो, बल्कि इनको मालूम है कि इनके मुंह से जो एक चीज निकल गई है बगैर सोचे समझे, वो जो है जो नाफरमानी की बात इन्होंने की है, 7 नाफरमानी की, अब उसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो इन्होंने डायलॉग बानी पीटीआई नहीं चाहते, ये मैं आपको बहुत नहीं, अगर वो नहीं चाहते होते तो वो कमेटी ना बनाते। उन्होंने तो उस वक्त भी कमेटी बनाई थी जब हुकूमत की तरफ से कोई आसार भी नहीं थे। मेरे साथ तारिक फजल चौधरी भी थे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। इनकी सेकंड लीडरशिप चाहती है। चले, मैं ये अगर आपने ये बात कर दी है शैला साहिबा, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, इनसे तस्दीक भी करा लेते हैं कि जी जुमला पूरा करें। इनकी सेकंड लीडरशिप चाहती है क्योंकि वो अहमकाना कॉल से आजिज आ चुकी है, अपने वर्कर्स से दूर हो चुकी है, क्योंकि उनके वर्कर, अब पहली बात तो है कि किसी के वर्कर्स निकले नहीं थे, सिर्फ केपी से कुछ लोग आए थे, बाकी जो थे वो अपने एमएनए एमपीएस, क्योंकि एक भी जख्मी नहीं हुआ, किसी ने भी अपनी लिस्ट नहीं दी कि मेरे हल्के में ये
तो ये इनकी सेकंड लीडरशिप चाह रही थी के बातचीत हो, जिसको सरदार अयाज सादिक ने बहुत अच्छी तरह एंटरटेन किया और ठीक। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से कोई भी नहीं चाहता। यहाँ तक कि फिर इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ की तरफ इशारा किया कि वो सख्त बयानात ना दें, तो उन्होंने भी सख्त बयानात नहीं दिए। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब भी होगा तो जो वीटो पावर है वहां से नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है, यानी आप तो कह रही हैं कि बाकी जब भी होगा, लेकिन इमरान खान साहब के पास एक वीटो पावर है और वो जो भी कहेंगे उनकी पार्टी की क़यादत यही बात कर रही है कि फैसला अल्टीमेटली खान साहब ने करना है। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगर सेकेंड टियर भी चाह रहा है कि मुज़ाकरात हों तो मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया कि एक प्रेशर वहाँ पे डेवलप हुआ और फिर प्रेशर के नतीजे में ये बयान जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल का, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिविल नाफरमानी की कॉल इसलिए वापस नहीं ली जा रही कि उनको लगता है पीटीआई को या खान साहब को कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल को कामयाब बना देंगे, तो फिर तो आप लोगों को डरना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी जो कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी है वो सारा आपको पता है, फिर फाइनल कॉल, फिर हतमी कॉल, वो सारा मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक अच्छे माहौल में कुछ बातचीत की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन एक बात मैं जब से सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात हुई है मैं कहता आया हूँ, मैं दोबारा कहूँगा कि ये जो कॉल है सिविल नाफरमानी की और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ये कहना कि आप तरसीलात बंद कर दें, पाकिस्तान ना भेजें, ये कॉल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये कॉल पाकिस्तान के खिलाफ है। क्योंकि उनका जो पैसा आता है तरसीलात के जरिए वो गवर्नमेंट को नहीं आता, वो स्टेट रियासत को आता है, उसका फायदा भी रियासत को होता है। ज़ाहिर गवर्नमेंट वो अपनी जेब में तो नहीं डालती। लेकिन तारिक फजल साहब, जो डायलॉग चल रहे हैं, ज़ाहिर है कि खान साहब ने अभी तक ये कॉल इसीलिए वापस नहीं ली कि वो आपकी संजीदगी देखना चाह रहे हैं ना, कि आप लोग किस हद तक हमारे मुतालबात को तस्लीम करते हैं। और अगर आप उस हद तक तस्लीम नहीं कर पाए मुतालबात जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है, यानी रिहाई वगैरह, तो फिर तो ये सारा कुछ मामला खटाई में पड़ेगा। बात कर रहा हूँ, एक बड़ी सीरियस सी बात कर रहा हूँ। ये मुतालबात आते हैं मुज़ाकरात के बाद। जब आप मुज़ाकराती टीमें तश्कील दे के मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मुतालबात तो बाद में आते हैं, और मुज़ाकरात से पहले जो चीज़ें होती हैं वो आप उन्हें शराइत कहें, उन्हें आप, मैं उसको कोई लफ्ज़ और इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन वो क्या मुतालबात हैं जो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले आ रहे हैं। एक आपका राउंड हो चुका है मुज़ाकरात का, अच्छे माहौल में हुआ। दूसरा राउंड आपका 2 जनवरी को है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि आपके तमाम सीनियर लोग होंगे, क्योंकि पहले राउंड में तो वो नहीं थे मौजूद। तो अब ये है कि वो जब बैठेंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात की बात होगी, तो अपना मुतालबात की बात होगी। और पहले राउंड में तय यही हुआ कि आप अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में दें, 1 2 3 क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उसमें गवर्नमेंट के जो बस में फौरी तौर पे होगा वो फौरी तौर पे किया जाएगा, और जिसमें गवर्नमेंट असिस्ट कर सकी, मुआवनत कर सकी, वो सारा आपके सामने रखेंगे। ठीक, चलिए, तो 2 और 2 4 की तरह क्लियर बात है। मलिक साहब भी मौजूद है, मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि मुझे बताएं कि किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि आप लोगों की भी पहली मीटिंग हुई है हुकूमती बेंचेस में, और उसके बाद ही आप लोगों ने, असद कैसर साहब ने बाहर आके मज़ीद 2 और चीज़ें बता दी हैं, तो इस तरह तो मामला ना करने वाला काम हो गया ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी इनसिक्योरिटी वाली बात है। बात तो ये है कि एक चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है गवर्नमेंट साइड की जो मुज़ाकराती नहीं, तो उन्होंने कमेटी सर कहा है कि कमेटी में बैठ के देना, कमेटी में बैठे रिटर्न लिख के दें, आप मीडिया पे आके बता रहे हैं। नहीं, वो तो अगली मीटिंग में होगा ना जी, जब चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने हमारे से मांगा है। देखिए, जिन कंटेंट्स पे बातचीत खत्म हुई है ना जी, उसमें उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है जो हुकूमती साइड की कमेटी है, हमने 2 तारीख को देना है, उसके बाद अगला स्टेप होगा। दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज कर दूं, जिस तरह आप ये अमेरिका वाली बात वो दरमियान में रह गई। देखिए, जो भी मुल्क होते हैं, जब कोई मकबूल लीडर होता है तो उसके लिए कोशिश की जाती है। शैला बीवी बैठी हैं, जब जुल्फकार अली भुट्टो को एक मार्शल लॉ के दौर में, उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ जो डिक्टेटर था, जब उसने जब गिरफ्तार किया और कैद किया तो ऑलमोस्ट दुनिया के काफ़ी ममालिक ने कोशिश की। ये कोई नई बात नहीं है
डेफिनेटली ये पहले भी होता है, वो अपनी तरफ के आज थे, और हम तो आज भी पहले दिन से ये कहते हैं, ये तो अभी इन्होंने माना है, लेकिन हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि वो जुडिशियल मर्डर था जुल्फकार अली भुट्टो साहब का। तो ये बात जो आप भी कह रही हैं, उसके लिए अब आपकी मालूमात भी दुरुस्त होंगी, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक कि वहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनके जितने भी मुतालबात थे, उसमें एक मुतालबा ये भी शामिल था, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि तारिक फजल चौधरी साहब कि इस वक्त जो कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात को हम देखते हैं कि ये कहाँ तक इसमें नीयत ठीक के साथ ये चलते हैं, कब इसमें कौन इस इन मुज़ाकरात में क्या क्या शराइत आती हैं। 2 तारीख के बाद पता चलेगा कि इन मुज़ाकरात में आगे बढ़ने की सकत है या नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक सिविल नाफरमानी, चूंकि इमरान खान साहब ने वापस ली नहीं कॉल, ये अब पता नहीं उस पर आपने यूटर्न क्यों लिया है, लेकिन आपने ये बैकअप के तौर पे रखी हुई है, डरा के मुज़ाकरात करेंगे इसके ऊपर? देखिए बीबी, मैं आपके क्वेश्चन से ये समझा हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं पूरा बैकग्राउंड बताऊं। देखिए बात ये है, क्योंकि हम एक मखसूस हालात से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के बाद आज दिन तक जो भी हालात हुए, आप पंजाब गवर्नमेंट में, पर्टिकुलरली पंजाब गवर्नमेंट की बात करूंगा कि हमारे तो घर भी महफूज नहीं है, हमारी तो खवातीन महफूज नहीं है। इवन कोई एमपी है, कोई एमपी कहीं दौड़ा फिरता है, कोई एमपी है, किसी की बच्ची कहाँ है, किसी की घर। आप देखिए बात ये है कि हमारे ऊपर तो अभी भी FIR धड़ाधड़ हो रही है। मैं नहीं समझता कि उधर सिंध में या उस साइड पे ये कोई मसला होगा, लेकिन पंजाब में तो उसी तरह फस्तैयत जारी है। तो हम चूंकि ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म इतना हो चुका है कि कोई पार्टी, आप अगर पार्टीज को देख लें ना, ये जवाब होता है कि 2018 का इलेक्शन था, 2024 का इलेक्शन है। मैं इस बात को कई दफा कर चुका हूं कि हर इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, लेकिन इस दफा तो हद ही हो गई ना जी। तो हमने बिल्कुल बैकअप पे कुछ चीजें रखी हुई हैं, उसमें देखिए अगर इसको आप कह रहे हैं कि हद हो गई, मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, तो शैला साहिबा से भी सवाल जो हैं वो करेंगे कि अगर ये हद है तो फिर हम हसन साहब के बयान को कैसे लेके चलें कि जो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात बेसिकली ये इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। तो बात तो फिर वहीं पर आकर रुक गई। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। शैला साहिबा, फरमाइएगा कि अब जाहिर है कि डायलॉग्स का आगाज़ तो हो गया और ये बड़ा खुशाइंद है, ये बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग जो डायलॉग समझ रहे हैं कि कर रहे हैं या होने चाहिए, 2 जनवरी को दोबारा भी एक राउंड लगेगा, ये विद इमरान खान या विदाउट इमरान खान हुकूमत को कैसे एक्सेप्टेबल है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं एक चाह रही थी, देखिए जब उसामा बिन लादेन के लिए कि वो किधर है, कहाँ है, एक डॉक्टर शकील आफरीदी थी। जी जी, ठीक है, और सबको पता है वो किसके मोटिवेटेड थे। फिर जब उसको मांगा गया तो पाकिस्तान ने दिया नहीं। उससे ज्यादा यहाँ पे कोई वांटेड नहीं है कि जिसके लिए वो बोले या कुछ करें। जो जुल्म ये समझते हैं कि इनके साथ हो रहा है, इनके साथ तो बड़ा आईनी तरीके से इनकी असेंबली गिराई गई है। जब पनामा और अकामा खेला गया तो उस वक्त अमेरिका को याद नहीं आया था। जब ये बिल्कुल वो केसेस जिनमें जान नहीं थी, उसमें जरदारी साहब को उठाया गया और सिंध में नैब होते हुए सिंध में पेश नहीं होने दिया, वहां पे पेश होने दिया जाता था। जब उस वक्त नहीं मिलने दिया जाता था बेटी को, सबको, तो उस वक्त अमेरिका को नहीं पता था। और जब एहसान इनके यहाँ से भागा और इनकी जेल बन्नू वाली टूटी, उस वक्त अमेरिका को नहीं आया। आज इसराइल के ऊपर उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको गजा में जो हो रहा है, गाजा में, तो वो उसको रोकना चाहिए। ठीक। तो अमेरिका अपनी ह्यूमन राइट्स ये पॉलिसीज हैं, जिसको उसे कश्मीर में भी नजर नहीं आती, अपने पास रखे। अब रह गई बात, डायलॉग हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इस वक्त सिर्फ हुकूमत नहीं है, इनके कहने पे हर पार्टी से एक लेकर एक कमेटी बनाएगी।
उससे पहले सरदार सादिक साहब ने ये भी कहा था कि असेंबली में, पार्लियामेंट में एक पार्लिमानी कमेटी है, उसमें भी सब लोग हैं, वहां भी कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने कहा होगा कि नहीं एक और बनाई जाए, तो बनाई है। अब ये कहते हैं कि फिर उससे हो रही है एस्टैब्लिशमेंट से, तो भाई हकीकी आजादी का नारा किधर है? सिर्फ दुनिया ही से नहीं लेनी है, अपने मुल्क में भी हकीकी आजादी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सारे डिसीजंस लें। इस तरह नहीं चले असेंबली के कोई बिल पास कराना है तो एस्टैब्लिशमेंट बात होनी है तो एस्टैब्लिशमेंट। आप अगर जरा सी भी पॉलिटिकल सोच रखते हैं तो आपको कहें कि मुझे तो पॉलिटिकल पार्टीज से बात करनी है। तो अगर ये आप समझते हैं, दूसरी बात ये है कि अब ये वक्त आ गया है कि अगर देखिए हर पार्टी की, जब भी कोई भी पार्टी जब कोई तहरीक चलाती है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले छोटे मुजाहरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिवीजन लेवल पे होते हैं और फिर प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट हमले हो रहे हैं वफाक पे, जिसकी वजह से इनकी पार्टी की सेकंड लीडरशिप बहुत परेशान है, वो इनका साथ नहीं दे सकेंगे। तो बाकी मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी, तो ये मजबूर है कि डायलॉग का जो है एक लेकिन ये दौर अच्छी चलाया बात है जाए। अगर डायलॉग्स हो रहे हैं शैला साहिबा, अच्छी बात है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल आया तो बचड़ साहब ने आपसे पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए, जो अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर में भी उन्होंने एक बात की, ये सही कर रहा है? इसके आप हक में हैं मलिक अहमद बचड़ साहब? मैं आपको अर्ज करता हूँ जी, कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होगी तो उसके हक में नहीं होगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही एक मैं ये समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी ये सोच भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल बात ये है जी कि इस वक्त मुल्क में हालात हैं, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। नहीं, लेकिन मैंने सवाल आपसे ये किया है कि ये जो वो कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, वो पाकिस्तान से बाकायदा दो टोक बात करने की तैयारी कर रहे हैं ये मिसाइल प्रोडक्शन पे, प्रोग्राम पे। तो आप बीइंग अ पाकिस्तानी समझते हैं कि इसको कंडेम करना चाहिए, जो कुछ भी कहा गया है रिचर्ड ग्रैनल की तरफ से? इनका पाकिस्तानी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, लेकिन असल बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट बैठी है इसकी जिम्मेदारी है इस वक्त वो उसके पास, इस वक्त स्टेक किसके पास है? पाकिस्तान पे किसी किस्म की भी सैंक्शन लगे, कौन पाकिस्तानी है जी जो खुश होगा? कोई भी नहीं खुश होगा। लेकिन जो भी जमात, जिस जमात की भी गवर्नमेंट होती है, वो जमात वो गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। डायलॉग करने हैं, अगर उनके मिनिस्टर्स ने ये बात की है तो उसको डायलॉग इन्होंने करना है। हम तो जेल में बंद हैं। हमारे तो तकरीबन खुद शैला बीबी ये कह रही हैं कि इनकी सेकंड टीयर जो इस वक्त क़यादत है वो बाहर है। हमारी तो बकौल इनकी खुद फर्स्ट ईयर क़यादत जो है जेल में है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए बात ये असल, देखिए आप एक चीज को समझें, इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी की शराइत रखी जा रही है। देखें, हमारे ऊपर आप जितने इल्जाम लगा लें, हमारे ऊपर आप जो कुछ कर लें, क्या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कहा जाता है, जो एक इलेक्शन के जरिए, जिस किस्म का भी इलेक्शन हुआ है उसके जरिए वो बरसर इक़्तिदार है, या आप सब बातों को छोड़ दें, क्या पाकिस्तानी धी चौक में पहुंच गए, वहां पे वो कोई इतना प्रवृत्त इलाका था कि वहां पे पहुंच के उन पे गोली जरूरी हो गई थी? क्या मतलब कि आखिरी स्टेप? ठीक है, शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन बचड़ साहब आप ये 26 नवंबर के बाद ही टेबल पे आके बैठे ना। लेकिन खैर मेरा पॉइंट ये था आपसे पूछने का, ये मिसाइल वाली बात पर, कि गवर्नमेंट ने तो अपना मौक़िफ़ दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसे कंडेम भी किया है। फिर हमने देखा है कि मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने भी बाकायदा इस पर मीडिया को ब्रीफ दी है। लेकिन अगर आप ये बात कंडेम कर रहे हैं कि जी सैंक्शन नहीं लगनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात आप कि हमारे लीडर को वो कह रहे हैं जी छोड़ना चाहिए जेल से बाहर, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक ही शख्स के मुँह से निकली हुई दो मुख्तलिफ बातें, एक को आप कंडेम कर रहे हैं, दूसरे को आप वेलकम कर रहे हैं। शैला साहिबा, ये क्या आप समझती हैं, मैं इसे लास्ट मिनट चल रहा है, शैला साहब क्या आप समझती हैं कि डायलॉग्स हो सकते हैं कामयाब? एक तो ये कही है कि जो इनकी सेकंड लीडरशिप है, जो असेंबली में बैठी है और मुख्तलिफ, वो डायलॉग चाहती है। एक तो मैंने ये कहा है।
सेकंड, खान साहब नहीं चाहते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इनको ये समझना चाहिए, मैं बार बार इनको ये कह रही हूँ कि ये जो बार बार ये बात हो रही है कि सैंक्शन उन्होंने लगा दी, बिल्कुल लगा दी, लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये बहुत खुश होके आए थे और इन्होंने कहा था कि मैं एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीताया। और डोनाल्ड ट्रंप, जबकि ये तय हो चुका था कि बायलैटरली जो है वो कश्मीर को रिजॉल्व किया जाए, अदरवाइज अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदाद को देखे। इन्होंने आके कहा कि नहीं, ट्रंप जो है वो सॉलिसी करेंगे। तो ये शुरू से उनको इंटरफेरेंस चाहते। फिर इनकी एक अस्मा हदीद थी असेंबली में, उन्होंने बाकायदा इस पे बात की कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। और अब जो ये बातें हो रही हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये कभी भी हाँ नहीं बोल सकते, अच्छा, क्योंकि ये घुमा घुमा के जलेबियां बना रहे हैं। इनको ठीक है, किसी यानी आप तरह कह रहे हैं कि ये टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो। लेकिन देखना ये है कि मैं तो दुआ गो हूँ। दोनों का बहुत शुक्रिया, शैला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मलिका महबूब बच्चर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दुआ ये है कि जनाब ये जो डायलॉग्स होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, पहला राउंड तो हो चुका है, दूसरा राउंड भी कामयाब हो जाए, क्योंकि ये मुल्की इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िला कुरम में पेशावर पाराचनार मरकज़ी इशारा समेत आमदोरफ्त के रास्ते 78 दिनों से बंद हैं। शहर में अशिया खुरनोश, अद्वियात, लकड़ी और LPG की शदीद किल्लत है। अशिया खुरनोश का स्टॉक ख़त्म होने के बाद लोग आटे, नमक, चीनी और सब्जियों के लिए भी तरसने लगे हैं। बैंकों में पैसे ना होने की वजह से शहर की तमाम ATM मशीन्स बंद हो चुकी हैं और अब कुरम का पेशावर और दीगर शहरों से मुनक़ता होने वाला राब्ता इंसानी अलमिये को भी जन्म देने लगा है। रास्तों की बंदिश और इलाज की सहूलियात ना मिलने से 100 से ज़ायद बच्चे जामहक हो गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से ज़िला कुरम में FC तयनाती की दरख्वास्त भी कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि हालात इस नहज तक पहुँचे कैसे, और 78 रोज़ गुजरने के बावजूद ग्रैंड जरगा बंद रास्ते खोलने के हवाले से कोई फ़ैसला क्यों नहीं कर सका, और सबसे बढ़कर ये कि रास्ते बंद होने की वजह से अद्वियात ना पहुँचने से जो दर्जनों बच्चे जामा हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एक्सपर्ट ताहिर खान साहब मौजूद है। ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि ये जो सिचुएशन इस वक्त ज़िला कुरम में बनी हुई है, कोई आपको नज़र आ रही है लाइट कि इस पे कोई बेहतरी आ सकती है? क्योंकि बैरिस्टर सैफ ने भी यही कहा है कि हम देख रहे हैं आए दिन चीज़ें बेहतर हो रही है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरे ख्याल में इसमें शायद उतना मुअस्सर रोल सब ने, जिसकी जिम्मेदारी है उसमें मरकज़ भी है, उसमें सूबा भी है, उसमें दीगर इदारे भी है, और सबकी जिम्मेदारी थी कि एक मसला पैदा हुआ है, वो छोटा सा मसला होता है, ज़मीनों की लड़ाई होती है, लेकिन जो कुरम ज़िला है उनकी वो जोग्राफी ऐसी कोई पोजीशन है कि वहाँ पर फिर जो छोटी सी लड़ाई होती है एक गांव में, वो उनको फिरकावाराना शक्ल दी जाती है, और फिर थर्ड पार्टी जो लोग पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मौजूद हैं, उनको जब मौका मिलता है कि वो, हम कहते हैं ना पश्तो में कि जब तंदूर गर्म हो तो फिर हर बंदा उसमें रोटी पकाता है। तो यही होता है कि जो एक फसाद की जहन वाले लोग हैं, जो जहां भी है वो पहुंच जाते हैं कि अब एक मामला गर्म है। तो मेरे ख्याल में सबकी जिम्मेदारी थी, और ये जो हमारी गलत रिवायत पैदा हो गई है कि कुछ कौमी मसाइल होते हैं, कुछ अहम मसाइल होते हैं, उसको भी सियासत की नज़र किया जाता है। मरकज़ की सोच होती है कि सूबे की जिम्मेदारी है, सूबा तवक्को करता है कि मरकज़ कुछ थोड़ा सा हेल्प करेगी, लेकिन उसमें होते होते अब, और दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तानी रियासत इतनी कमज़ोर है कि वो एक सड़क नहीं खोल सकती 75 दिनों से, कि पाराचीनार से पेशावर तक लोग ही नहीं जा सकते, और जो लोग जाते थे भी काफिलों की सूरत में, जिसको सिक्योरिटी फराहम की जाती थी, उस पर भी हमले शुरू हो गए। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि 78 दिन गुजर गए हैं ताहिर खान साहब, और इसमें जाहिर है कि सूबाई हुकूमत से मदद भी तलब की गई है, FC बुलाने की बात भी सूबाई हुकूमत ने की है, उस पर पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है। आप समझते हैं कि ये मामला जल्द हल हो सकता है अगर वफाक अपनी इंटरेस्ट शो कर ले इसमें? उसमें कोई दो राय नहीं है।
यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिलचस्पी उतनी जितनी अहमियत कुरम की आप छोड़ दें कि वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, साबिक कबायली है, उसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। और जो एक पाक अफगान बॉर्डर है खरलाची, वहाँ पे वो तोरखम और चमन के बाद वो भी एक अहम बॉर्डर है, उसकी भी किसी ने परवाह नहीं की। अगर मरकज सूबा कुछ चीज़ों के लिए तो आपको इकट्ठा होना पड़ता है। आप बेशक सियासी इख्तिलाफ हो, उसमें को वो होता रहता है, वो पाकिस्तानी हमारी कोई सियासी जो एक निज़ाम है वो है इसी तरह। लेकिन जब एक मुश्किल पैदा हो, आप ये न समझे कि वो कुरम है तो बस वो वहाँ तक महदूद एक छोटा सा ज़िला है, अलग है। नहीं, आपने कल पढ़ा होगा कि वहाँ ऐलान कर दिया गया एक फरीक ने कि जी हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे, क्योंकि उसके असरात होते हैं पूरे मुल्क में। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, अगर मरकज दिलचस्पी पहले लेता तो शायद ये मसले हल मसला चले। मरकज ने तो ताहिर खान साहब इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन हाउ अबाउट जो सूबाई गवर्नमेंट है, उन्होंने किस हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश की? वो भी नाअहल है। उन्होंने भी उस तरह के जिस तरह दीगर मामलात में सियासी मामलात पे उनकी दिलचस्पी होती है, उस तरह उन्होंने, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के वो इलाका हम है हर लिहाज से, उस तरह उनको अहमियत नहीं दी गई। एक मसला हुआ, एक फायरिंग हुई एक फरीक के काफिले पे, और उसका रिएक्शन होना था, क्योंकि वहां पर हालात कुछ ऐसे है। और ये कुरम का मसला आपका नहीं है, ये पहले बहुत पुराना मसला है। हाँ। तो जब उस एक तवक्को थी कि इसका एक रिएक्शन होगा, उस तरह इकदाम नहीं लिए गए, लिहाजा बहुत बड़ा हादसा हुआ जब दोबारा फायरिंग हुई काफिले पे, और उसका भी रिएक्शन होना था। तो फिर क्या हुआ कि लोग आए, उन्होंने बाजार जला दिया। तो ये, और फिर मैं जिस तरह मैंने कहा कि फिर तीसरी फरीक जो होती है वो फिर इसका फायदा उठाती है। लास्टली ताहिर खान साहब मुझे बताइएगा कि 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है दवाइयों के लिए, अद्वियात के लिए, क्या किया जा रहा है? अद्वियात के लिए तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा इक़दाम लिया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी भेजी है, मरकज़ का भी इसमें दिलचस्पी है कि वहाँ पर दवाइयों का तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक तो कुछ मसला, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा मसला हल हुआ है, लेकिन किसी हद तक। लेकिन अगर ये वाला काम आपने आज करना था कि जब वहाँ पर जिस तरह आप कह रही है कि 100 बच्चे वहाँ पे दवाइयों की वजह से वो फोत हुए हैं और लोग वहाँ मुश्किल में है, तो ये काम अगर आज से 1 महीने पहले होता या उससे पहले होता तो कम। और ये पता क्या है, आजकल तो मामूली सा वाकया पूरी दुनिया में फैल जाता है, फिर लोग आप पे हंसेंगे कि एक बड़ा मुल्क 25 करोड़ वाला तकरीबन आबादी वाला मुल्क और एक जमहूरी मुल्क जिसके वसाइल भी पाकिस्तान में सब कुछ है, उसमें एक जिले को दवाई नहीं पहुंच सकती, और खबरें आ रही है, और ये बच्चों की जो है पहले 7 और फिर 8 और फिर 50 और अब 100 की बात हो रही है। तो ये मतलब है कि लोग हम पे हंसेंगे कि ये कैसा मुल्क है कि हम एक सड़क भी नहीं खोल सकते, हम बच्चों को दवाई भी नहीं फराहम कर सकते। एग्जैक्टली और जाहिर है कि ये एक कौमी इशू है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त और हमें हमारे साथ डिस्कस किया इस मामले को। मुल्क में किसी एक छोटी जगह भी अगर आग लगती है तो वो पूरे मुल्क का मसला है, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारा घर है। इसका ख्याल रखना हमारे अज़्म का हिस्सा है। और चूँकि आज हम 25 दिसंबर भी मना रहे हैं, कायद-ए-आज़म डे मना रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया था, क्या हम वैसे ही पाकिस्तान बना रहे हैं या फिर नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।